आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इतिहास से हमेशा से छेड़छाड़ हमने देखी है, लेकिन शिक्षा में जो इतिहास पढ़ा जाता है, जो ऑथेंटिक है, जिसके प्रमाण है, उसको भी इतिहास से दफा करना या ख़त्म करना, सिर्फ इसलिए कि वे हमारे संस्कृति के लोग नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि वे हमारे धर्म के लोग नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी और हमारी विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। असहमति हो सकती है, मगर इतिहास को ही नकारा जाए, इस बात को आप क्या कहेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए इतिहासविद डॉक्टर सुरेश खैरनार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसी और की विचारधारा के इतिहास को या किसी और इतिहास को, जो एक पीरियड है, उसको ही ख़त्म करना, उसको नकारना या उसको स्वीकार ना करना, ये नैतिकता में आता है, ये नैतिकता में बैठता है? आरएसएस नागपुर से ही निकला है जी। हम नागपुर के ही स्टूडियो से बात कर रहे हैं जी। जितना भी आवाज़ इंडिया का रेंज और जहाँ भी लोग सुन रहे देख रहे होंगे, उन सबके लिए मैं बता दूं, 1925 के दशक के दिन इसी नागपुर में मोहितेवाड़ा में उसकी स्थापना की गई। अभी 1925 को 2025 को सिर्फ 2 साल बाकी है। तो ये जो 58 साल का जो सफ़र है, सफ़र यानी उर्दू वाला भी, अंग्रेजी वाला भी। मैं आपको और एक रसोद्घाटन आज कर दूं। परसों मैंने सावरकर जी के बहाने कहा था कि मैं बचपन में उनका कभी मुरीद था। मैं शाखा में गया हूँ। अच्छा जी, मेरी पहली शुरुआत आरएसएस की शाखा से है। मेरे भूगोल के एक टीचर थे, बीबी पाटिल। वो बहुत प्यारे थे, बहुत लवेबल थे। मूंगफली खिलाना, अमरूद, बेर, ये वो सब अभिवैध थे। और वो सुरेश शाम को क्या करते? हमने कहा कुछ नहीं सर। तो बोले आते जाओ मैदान में। तो मैंने देखा कि शाखा में मुगलों के बारे में, मुसलमानों के बारे में जिस ढंग से कहानी, जिस ढंग से इतिहास, जिस ढंग से बंटवारे के बारे में, गांधी जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, मतलब जो जो हिंदू को छोड़कर अन्य सब चीज़ें ऐसी तोड़ मरोड़ के बताई जाती थी। हम उस समय हार्डली 7वीं क्लास में थे, तो मेरी उम्र पकड़ लीजिए 7, 5, 12 या 13। तो 12-13 साल का एक लड़का जब ये सब सुनेगा, प्रीतम जी मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं शाखा से जब वापस जाता था घर, मैं मुस्लिम मोहल्ले में जाके 2-4 गालियाँ दे के घर जाता था। ये मेरा बचपन का बैकग्राउंड है, जो मैं 7वीं क्लास का बच्चा था, 8वीं क्लास का। तो ये उस कारखाने का, उस शाखा का जो परिणाम होता है, उसका मैं खुद एक छोटा सा टेस्ट लेके बैठा हुआ एक आदमी हूँ, जो आज मैं आपके सामने 70 साल की उम्र में बात कर रहा हूँ। तो ये मेथोडोलॉजी हिटलर ने जर्मनी में इस्तेमाल की। ये मेथोडोलॉजी कभी मुसोलिनी ने इटली में बलाला एंड इवेंगेलिस्ट इस नाम के 2 संगठनों को देखकर ही ये सब रचना खड़ी की गई। डॉक्टर बीजी मुंजे बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 2nd वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, और बाबा साहब को बगैर बताए वो इटली भाग गए कॉन्फ्रेंस के बाद में, और बाबा साहब अपने काम से जो भी गए होंगे। ये हूबहू उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो वहाँ भी जैसा वो जो लोगों के बारे में डिस्टॉर्ट करके बताना, हिस्ट्री के बारे में कुछ और क्या क्या करके बताना, वो विश्व के इतिहास में ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये कम्युनिस्टों ने भी रशिया में कभी कुछ किया है। फासिस्ट, इनको फासिस्ट बोला जाता है, जो भारत का ये एडिशन है। आरएसएस इज अ इंडियन एडिशन ऑफ फासिस्ट। ये इसका नाम ही है फासिस्ट कनेक्शन। तो ये इस उम्र के बच्चों को पकड़कर ये बताने का काम, इसलिए ये जो परसों के इंडियन एक्सप्रेस की जो फ्रंट, जिसको न्यूज़ बोलते, ये जो काट मारा हुआ जो पूरा मैटर है, ये महात्मा गांधी की हत्या का जो पाठ है, 8वीं का है या 12वीं का है। ये मैं जानबूझकर इतिहास की किताबें, कभी मेरे बच्चे भी इसी सिलेबस से पढ़े हुए होने के कारण उनकी किताबें
बाकी तो रद्दी में चलेगी, लेकिन ये मैंने जानबूझ के सोशल स्टडीज़ और हिस्ट्री के रख ली, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा था। क्योंकि उस समय के एनसीईआरटी के जो भी करता धरता थे, शायद थोड़े साफ दिमाग के थे, शायद आज़ादी के आंदोलन से आए हुए लोग थे, शायद जाति धर्म और ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखने वाले लोग थे। तो उस कारण उस समय की ये पाठ्यक्रम, जिनको ये अभी कोरोना के आड़ में, ये आज नहीं किया अचानक, ये न्यूज़ भले कल परसों के अखबार की दिख रही होगी, लेकिन ये काम इन्होंने कोरोना में कर डाला है। जैसे कोरोना में सीनियर सिटीजन्स का कंसेशन, हाँ, कोरोना में मजदूरों की चटनी, कोरोना में बहुत कुछ कर डाला है। वो सब का अभी विषय नहीं है, विषय हमारा सिलेबस का है। तो पाठ्यक्रम का बोझ, बहाना क्या बनाया कि कोरोना में बच्चों के कंधे पर का पाठ्यक्रम का बोझ हटाने के लिए इनको सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या का पाठ, जो शायद 1 या 2 पन्ने का भी नहीं होगा, आरएसएस का बयान फरवरी 1948 में गांधी हत्या के 30 जनवरी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही आईबी सीबीआई सीआईडी की रिपोर्ट देखे और तुरंत बयान किया। वो अलग विषय है, वो सरदार पटेल, नेहरू, गुरुजी के कॉरेस्पॉन्डेंस की मैं अलग किताबें ला सकता हूँ। वही चैप्टर इनको बोझ हल्का करने के लिए मिले हैं। और मुग़लों का तो ऐसा है, आज के एक अखबार में बहुत फनी एक ये आया है, एक आईएएस का कैंडिडेट इंटरव्यू में गया है और उसको पूछा जा रहा है कि ताजमहल किसने बनाया। वो एकदम कंफ्यूज है। उसको पूछा जा रहा नूरजहां कौन थी। फिर वो खुश दिया के बोलता कि हाँ, ये एक पाकिस्तानी गायिका थी जो लता मंगेशकर के पहले बहुत मशहूर थी, बाद में पाकिस्तान चली गई। बिल्कुल ये 1000 साल का पीरियड है भाई। 11वीं शताब्दी में आए हुए लोग, लगभग आप कल्पना करो 1000 साल, और वो भी कोई बहुत पुराना नहीं है। ये 11वीं से लेके अभी 200 साल पहले तक का, अंग्रेज आने के पहले तक का इनका पूरा पीरियड है, 17वीं सदी तक का। इसी पीरियड में शिवाजी महाराज पैदा हुए, इसी पीरियड में राणा प्रताप पैदा हुए, जिनका ये लोग बहुत महिमा मंडन करते हैं। अभी शिव जयंती के दिन कितना बड़ा, और तो भी आजकल फेटा वेटा बांध के मोटरसाइकिलों पे निकलने लग गई है, वगैरह वगैरह। शिवाजी महाराज का क्या करेंगे? राणा प्रताप किसके खिलाफ हवा में लड़ रहे थे? चेतक और दुनिया भर का गांधी जी की शिवाजी की भवानी तलवार किसके ऊपर चल रही थी? संत तुकाराम कब पैदा हुए? नानक जी कब हुए? मतलब ये पूरा की पूरा, मुझे जब ये सब इनका बदलाव का या डिलीट करने की बात जब याद आई, तो मैंने कहा कि आने वाली जनरेशन को आप एक तरह से एक ऐसे इग्नोरेंट, एक ऐसे अज्ञानी, एक ऐसे आप एक छापे के गणपति बनाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं आरोप कर रहा हूँ, ये 2014 से ही शायद इतिहास बताने की इनकी कोशिश है अभी। ये 2000, जैसे मैं पाकिस्तान 2 बार गया हूँ, मैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश फोरम का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। पाकिस्तान में भी 10 साल पहले मैंने देखा था कि उन्होंने ये पूरा इंडिपेंडेंस का भारत का इतिहास गायब करके सीधा मुगलों वाला रखा है और पाकिस्तान, और जैसा वो बीच वाला जो है वो गायब है, वो पूरा गायब है। अब जैसा पाकिस्तान ऐसा कोई अल्लाह ताला ने ऊपर से गिफ्ट होके दिया है या जादू से अपने आप ज़मीन से ऊपर उठ के आया है। ये जो बेवकूफ़ी पाकिस्तान में करते हुए देखी मैंने इतिहास के साथ, सिलेबस के साथ। भारत में वर्तमान शासक लगभग पाकिस्तान की नकल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये मैंने पाकिस्तान के मित्रों से, विद्वानों से, शिक्षाविदों से भी सुना कि खरना साहब, हमारे यहाँ इतिहास का ऐसा ऐसा इतना मतलब बेवकूफ़ी जैसा हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि बार बार ये हम शब्द का जिक्र करते हैं कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें परोसी जा रही है, सारी दकियानुसी बातें जिनका कोई संदर्भ नहीं है, ऐसे बातों को इतिहास के, अब वही दकियानुसी बातें
क्या कोशिश हो रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर हमारी ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज़ में, एनसीईआरटी में या स्कूलों में, विद्यापीठों में उस बातों को लाने का जो षड्यंत्र है ये शुरू हो गया, ऐसा आपको लगता है? अभी आप लीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में उसको माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर पूना से कोई गई है महिला, शांति या क्या, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उसने वहाँ ज्वाइन होने के चंद दिनों के भीतर में प्रेग्नेंट महिला के गर्भ पूजा का कोई विधि किया और उसने इंटरप्रिटेशन दिया, कारण दिए कि इससे बहुत शुद्ध और हेल्दी बच्चा पैदा होता है और तीसरा लिंग भी बदल सकता है अगर वो चाहे तो, बच्चा मतलब बेटा या बेटी वगैरह वगैरह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब इस मानसिकता की अगर वाइस चांसलर भेजी जाती हो तो फिर आप कल्पना कर लीजिएगा कि इन्होंने पूरे देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, पूरे देश भर के आईआईटीज़, पूरे देश भर के मैनेजमेंट स्कूल्स, पूरे देश भर के, अब एनसीईआरटी अगर लिया तो अकेले केंद्रीय विद्यालय ही 1000 से ऊपर है। और आज मैं अपोजिशन पार्टियों का कल का प्रोटेस्ट की न्यूज़ तफसील से पढ़ रहा था, 10 या 15 राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि बोलते हुए दिखे। उड़ीसा से लेके, बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, तेलंगाना, आंध्र के सभी के प्रतिनिधियों का मैंने वक्तव्य देखा। मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं जी, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छे विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों को लेकर बनाई गई सिलेबस की एक टीम है, तो उसका सिलेबस अच्छा ही होगा। बिल्कुल, और डेफिनेटली अच्छा है। मेरे बच्चे यही सिलेबस पढ़ के बड़े हुए, ये 8वीं का है, ये 12वीं का है अंग्रेजी वाला। तो इसमें मैं जानबूझकर आपके पास आने के पहले इसको मैं जस्ट देख रहा था, ये सचमुच एज इट इज जो इतिहास जो घटित हुआ है, जो कुछ आए हैं गए हैं, लाल किले से लेके ताजमहल से लेके और भी दुनिया भर की कई सारी जो बातें या जो कुछ अप डाउन्स है, हिस्ट्री तो अप डाउन का ही रहा है, तो ये सब चीज़ें के आप डिलीट कर देने का। देखिए एक हिंदी में कहावत है, शतुर्मुर्ग एक पक्षी होता है, शतुर्मुर्ग की तरह रेत में सर गड़ा के दुनिया आपकी कहीं इधर से उधर नहीं होती है, सिर्फ वो शतुर्मुर्ग को दिखते नहीं है। या एक कहावत है, बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है मेरे को कोई नहीं देख रहा है। ये उस ढंग का कर रहे हैं। वास्तव में वो बच्चा जब यहाँ से यूके जाएगा, वो बच्चे जब यहाँ से अमेरिका जाएगी, कनाडा जाएगी, यूरोप जाएगी और भी कहीं भी। प्रीतम, मैं 10 साल पहले ईरान में कम से कम 10 या 15 दिन एक कोने से दूसरे कोने तक बाय रोड गया हूँ और स्टेट ने मेरे साथ में 2 यंग बच्चियाँ दी हुई थी, बिलो 30। दोनों बच्चियाँ मेरे वॉल्वो बस में अगल बगल में बैठती थी और मुझे आज याद आ रहा है, इस बहाने मैं भूल गया था वो वाकया, इतनी वेल इक्विप्ड, भारत से लेके विश्व भर के घटनाक्रमों को लेकर इतनी वेल इन्फॉर्म उन बच्चियों को देखकर जो मेरे बेटे के एज ग्रुप के होंगे, मैं हैरान था। हम पढ़ के गए थे ईरान में औरतों को दबा के रखा था, ऐसा हो गया था, शिक्षा में नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं। तो ये जो वहाँ उनको शायद मौका मिला था पढ़ने का बचपन से, इस कारण उन बच्चों, इन लड़कियों की तैयारी मैंने देखी, वो किसी विषय में मेरे को पीछे नहीं दिख रहे थे। भारत की जाति व्यवस्था से लेके, एट्रोसिटी से लेके, महिलाओं के अत्याचारों से लेके, दंगों से लेके और भी दुनिया भर की बातों से लेके, बाबरी मस्जिद के गिराने से लेके दुनिया भर की सब बातों के बारे में बहुत अप टू डेट थे। और मैं हैरान था कि मैं भारतीय हूँ, वो ईरानियन बच्चियाँ है, वहीं पर पैदा हुई, वहीं पर पली बड़ी और पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन बच्चों को जो जानकारी उनके पास में पहले से जो देखी, क्योंकि मैं खुद मुक्त रूप से पढ़ने लिखने वाला हिमायती आदमी हूँ, क्योंकि बचपन में शाखा में जाने के कारण वो जो एक रेजिमेंटेशन जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो रेजिमेंटेशन इन लोगों ने अपने जर्मनी और इटली में करने की कोशिश की, आरएसएस का, संघ का,
और उसके राजनीतिक इकाई बीजेपी का सेम एजेंडा है। बिल्कुल, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि गांधी की वध हुआ या हत्या हुई या नहीं हुई, अगर आप इसको ही इतिहास से बेदखल करते हैं, वो जो आरोपी है जिसमें सावरकर भी है, जो आरोपियों की लिस्ट में गांधी हत्या के सावरकर भी है, गोडसे भी है, आप उसी पाठ को इतिहास से गायब कर देते हो, तो आप क्या गोडसे को स्वीकार रहे हो, सावरकर को स्वीकार रहे हो, या गांधी विचार को नकार रहे हो? अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं जब सावरकर की गौरव यात्राओं का दौर चल रहा है। सावरकर क्या चीज़ थे, ये कभी मैं सावरकर के ऊपर अभी 8 दिन पहले ही आपके साथ में लंबा चौड़ा बोल के गया हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। सावरकर को स्वतंत्र वीर लाख बोलते रहे संघ परिवार के लोग, लेकिन 1910 में जब पहली बार वो जेल में गए, 1947 तक 10 में जेल में गए, 24 को छूट गए थे और 37 में तो पूरे ही छूट गए थे। तो पूरे 1947 और वो 1967 में मरे हैं, वो भी प्रेयोपेशन यानी आत्महत्या करके मरे, 26 फरवरी 1966। आज़ादी के बाद लगभग 19-20 साल विनायक दामोदर सावरकर जिंदा थे। बंटवारे के समय विनायक दामोदर सावरकर 60 साल के आसपास की एज के थे। बंटवारे के समय विनायक दामोदर सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी एक साथ थे, सरकारें चलाई। तो फिर बंटवारे का विरोध, जिसके लिए गांधी जी को मारने का दावा करते हैं, आप गांधी हत्या और मैं किताब अगर पढ़िएगा, नथुराम गोडसे के जो भाई थे छोटे गोपाल गोडसे, उन्होंने लिखी है, वो भी जेल गए थे। जन्मठेप के बाद जब बाहर आए तो उनकी किताब का मजमून है, उसमें वो लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अखंड हिंदुस्तान, जिसको वो लोग छाती पीट पीट के बोलते रहते, विखंडित हो गया। तो विखंडित होने के पीछे के कारण इनको नज़रअंदाज करके जिन्ना का 1940 का लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पारित होने के पश्चात भी वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में कैसे जाते हैं। तो गांधी को दोष देकर गांधी को उस कारण मार डालना कि भाई ये मुस्लिम पस्त है, इन्होंने भारत के बंटवारे के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एक मिनट के लिए ऐसा मान लो कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को क्या हो गया था? 1925 में आरएसएस की स्थापना इसी नागपुर से की गई थी जी। 1909 में हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी। विनायक दामोदर सावरकर कम से कम 10 साल से ऊपर अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो हिंदुत्ववादी जो भी आज अपने आप को समझते हैं और जो बहुत राष्ट्र प्रेम का जिसको भौंडा प्रदर्शन बोलते हैं, वो कर करके इनमें से एक माई का लाल बता दीजिए, महात्मा गांधी के लिए इनको बंदूक और गोली मिलती है। बिल्कुल। तो बंटवारे को लेकर मैं शांततावादी हूँ, शांतता में संघर्ष का हिमायती हूँ। महात्मा गांधी को मारने के लिए गोली मिलती है, लेकिन बंटवारे को लेकर रोकने के लिए एक संघ स्वयंसेवक, एक हिंदू महासभाइट, एक हिंदुत्ववादी जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रप्रेमी समझता है, कोई बता दे ये लोग इतिहास में। तो 79 80 को सिर्फ 1 साल कम था, उस उम्र का आदमी को शाम की प्रार्थना के सभा में निहत्थे आदमी को आप गोली चला के 5:17 पे मारने का, और उसका आप समर्थन की जो बातें अभी आजकल, इनका मुख्य इरादा भी बता दूं मैं। भोपाल के लोकसभा चुनाव के समय में आप ही के स्टूडियो से गया था बोल के, उसमें मैंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आज भोपाल से सांसद बन के बैठी है, जिस प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव बम ब्लास्ट होने के तुरंत बाद आरएसएस ने कहा था कि इसका हमारा कोई संबंध नहीं, उस नथुराम गोडसे को गांधी जी की हत्या के बाद तुरंत कहा था हमारा कोई संबंध नहीं, जब ये बैन लग गई थी आरएसएस के ऊपर, जिसका चैप्टर इन्होंने अभी हटाने की ये कोशिश की है। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर महात्मा नथुराम गोडसे और उसके मंदिर बनने चाहिए ऐसा भाषण की। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद आता है मुझे कि मैं इस औरत को कभी माफ़ नहीं करूंगा, और वो उसके लिए भोपाल में चुनाव प्रचार के लिए आए भी नहीं, जो कि मैं खुद चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार बंद करता है इलेक्शन कमीशन ओपन, तब तक भोपाल में था। तो तब तक तो नरेंद्र मोदी जी को प्रज्ञा सिंह के लिए आते हुए देखा नहीं। अमित शाह का सो कॉल्ड
रोड शो जरूर मैंने देखा, लेकिन प्रज्ञा सिंह की चुनाव प्रचार में आरएसएस की टोटल मशीनरी उतरी हुई थी, जिस आरएसएस ने कुछ दिन पहले प्रज्ञा सिंह से हमारा कोई संबंध नहीं बोला था। उस नथुराम गोडसे को लेके आज घड़ियाली आंसू बहाते रहते, पंडित नथुराम गोडसे और क्या क्या बोलते रहते। उस नथुराम गोडसे को 30 जनवरी 1948 को हमारा इससे कोई संबंध नहीं। मतलब आपके आंग पे आया, अभी आपकी बदनामी की बात आ रही है, आप अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कुछ आपका कम ज़्यादा होने जा रहा, तो आप नथुराम गोडसे हो, कर्नल पुरोहित हो, प्रज्ञा सिंह हो, कोई भी हो ऐसा, तब आप झटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब लोगों को आज इनका जो दोगलापन है वो मैं बोल के रहूँगा। ये जो इन्होंने सावरकर गौरव यात्रा जो निकाली, प्रीतम जी मैं आज आपके टीवी के सामने कह रहा हूँ, ये कल नथुराम गोडसे की गौरव यात्रा निकालेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के जहन में अब ये सब बातें मिटाना चाहते, जिसको अंग्रेजी में इरेज डस्टर लेके जैसा वो बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को मास्टर लोग साफ करते थे ना, ये वैसा आदमी के दिमाग पर से इरेज करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल, इस बहाने क्या ये कोशिश हो रही है कि जिस तरह से बात चल रही थी कि शिक्षा का भगवीकरण हो, या इस तरह के जो आइडल्स है जो इनको ये लोग उनको विचारधारा के, इनकी विचारधारा के अनुरूप एक आदर्श मानते हैं, जिसमें गोडसे है, सावरकर है, गोलवलकर गुरुजी है, इतिहास में इनको एक स्थान देने की कोशिश हो रही है। इनको ही क्यों, इनको भी, ये जो विश्व के ऐसे शैतान रहे दोनों, हिटलर और मुसोलिनी, जिन्होंने विश्व की छाती पर मूंग दला है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जिन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है, जो लोग मानवता के विरोधी लोग रहे हैं, ये जब इनके रोल मॉडल बनते हैं और इनको मिलते हैं, इनके डायरियों के पन्ने भरे हुए इनके संस्थापकों के, और इनको कहते हैं कि हमने आप ही की देखा देखी में भारत में भी ऐसा कुछ शुरू किया है, उसी के देखा देखी में इन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूलों की भी स्थापना की, और वही रेशियल वंश विद्वेष का तत्व ज्ञान किसी पर्टिकुलर कौम के खिलाफ में आप किसी को इतना भड़काओ। नथुराम गोडसे या प्रज्ञा सिंह या अमित शाह या नरेंद्र मोदी या उमा भारती या जितने भी हमें नाम लूँगा, ये सब सिर्फ टूल्स है। ये इस शाखा के प्रोडक्ट है, ये इस शाखा के प्रोडक्ट है, ये एक ऐसे स्कूल के प्रोडक्ट है, एक ऐसे रेजिमेंटेशन के विक्टिम है कि जो लोग आज इस देश के, जो हमारी संस्कृति गौतम बुद्ध, महावीर और जिसकी आगे चल के महात्मा गांधी ने कैरी करने की कोशिश की, इसको हटा के एक जाहिल, एक जल्लाद, एक ऐसे हिंस्र समाज की तरफ ले जाने की इनकी कोशिश है। रामनवमी ये ताज़ा उदाहरण, एक हफ्ता पे नहीं हो रहा है, हनुमान जयंती, खैर हनुमान जयंती तो थोड़ी बहुत शांति से पार हुई, अब आएंगी न्यूज़ के कल की बात है, लेकिन रामनवमी के दिन इन्होंने मथुरा से लेके बिहार शरीफ से लेके नालंदा से लेके जो कहर बरपा है, जिस ढंग से मदरसे के ऊपर चढ़कर और दुनिया भर के मस्जिदों के ऊपर चढ़कर झंडे लगाने का, जय श्री राम और क्या क्या, वो डीजे जो आजकल जो नया जो टेक्नोलॉजी के कारण जो निकला हुआ, जो जिसकी वॉल्यूम से आपके दरवाजे खिड़कियाँ तक हिलती है, उसका इस्तेमाल करके जो आज ये जो एक धार्मिक हावड़ा का लीजिए, हुगली का लीजिए, मतलब चुन चुन कर इन्होंने जो ये देश भर में इस ढंग का जो करने का, तुरंत दौड़ के जा रहे तथाकथित हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले गृह मंत्री जो है, और उल्टा टांगने की बात बोल रहे। लेकिन आज तक उल्टा टांगने के लिए तो इनके खुद के भी हाथ खाली रहने चाहिए, क्योंकि ये खुद भी कभी उसी काम से जेल में गुजार चुके हैं, तजुर्बेदार आदमी है। तो ये दंगा वालों को, और दंगा वालों के जो वीडियो क्लिप्स और जो फोटोज़ आ रहे हैं, कितने आपत्तिजनक है। जो कि मेरे पास में ये मधु लिमे जी की धर्मांधता नाम की किताब है। मधु लिमे जी 1992 में उनका देहांत हुआ, आज उनको जाकर ही कम से कम 30 साल से ऊपर हो रहे। मधु लिमे जी ने आरएसएस वालों के दंगे करने की जो मेथोडोलॉजी बताई है, वो हूबहू आज भी लागू है। वो यही कहते हैं कि जिस रूट से इनको जाना मना है, उस रूट से जुलूस निकालेंगे, जो नारे देना मना है
उत्तेजना वाले लोगों को भड़काने वाले वो जानबूझ के लगा रहे करेंगे। तो इस ढंग के उस जमाने के लाउड स्पीकर की वो बात कर रहे, आज तो डीजे आ गया है। तो वो सेम चीज़ों का इस्तेमाल, और अब आपने कहा व्हाट्सअप, अब आपने कहा फेसबुक, अब आपने कहा ट्विटर, और दुनिया भर के भी इंस्टाग्राम से लेके सब कुछ माध्यम, इन सब का इस्तेमाल ये लोग कर कर के जिस ढंग से झूठी अफवाहें, झूठी बातें फैला के अब जो तथ्य आ रहे, भारत भर के जितने भी दंगे रामनवमी के नाम पे हुए उसमें सब के सब दंगे वो जुलूस वाले आक्रामक हिंदुत्ववादी जिनको एक बहुत ही बड़ा जुनून सवार था, उन्होंने मथुरा के मस्जिद के सामने का एक क्लिप है, एक मुस्तंडा हाथ में भगवा झंडा लेके कई मिनट से खड़ा है और पुलिस उसके अगल बगल से यूपी के आ रही जा रही, जो यूपी की पुलिस बुलडोजर से लेके दुनिया भर की क्या क्या करने के लिए माहिर हो गई, वो पुलिस वहाँ तमाशबीन बन के देख रही है। तो ये जो पूरा एक तरह का जो एक स्टेट ऑपरेट होता है इन सब चीज़ों के पीछे का, इसलिए मैं आज इस बहाने और भी कहना चाहूँगा कि ये जो पुलिस आज बिहेव कर रही है इसमें भी संघ परिवार का ये जो धर्मांधता वाला जो मामला है, इन्होंने शायद हमारे देश की शायद ही कोई ऐसी तंजीम होगी जिनको इन्होंने छोड़ा होगा कि जिसमें इस ढंग के लोग जो धर्मांध, जो एकदम मतलब उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, उनका काम है। अब दलितों के अत्याचारों में देखिए ना, उलगड़ी का ताज़ा उदाहरण लीजिए, उसमें क्या किया, आधी रात को जाके कलेक्टर एसपी खुद खड़े होके उस बॉडी को जला के नष्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है देश में, जितने भी सालों से हम दंगों का अध्ययन कर रहे हैं, 100 से ऊपर 125 150 भी हो गए होंगे, अब तो गिनना भी बंद कर दिया हमने। हर दंगों में पुलिस प्रशासन का जो रवैया बहुत ही पार्टीशन मैनर का रहा है। दलितों के केसेस में पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत पार्टीशन मैनर कर रहा है, आदिवासी के बारे में बहुत पार्टीशन मैनर कर रहा है, और महिलाओं के अत्याचारों के बारे में, और अल्पसंख्यक समुदाय जो आज हाशिए पे डाला जा रहा है बात बात पे, इनमें से आप अकबर को, इनमें से आप ये सबको हटा के आप आखिर चाहोगे क्या? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि अकबर का जिक्र आपने किया, तो अकबर के बारे में भी जो है कि इतिहास से बेदखल कर रहे हैं, मुगलों के इतिहास को इतिहास से बेदखल किया जा रहा है। अकबर को अगर आप हटाओगे तो आपको तानसेन को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल, आपको बीरबल को हटाना पड़ेगा, आपको शिवाजी को भी हटाना पड़ेगा, आपको राणा प्रताप को हटाना पड़ेगा। मतलब ये जो एक तरह की जो बेवकूफ़ी कहे या इरेशनल या एक बचपना जैसा है कि आप 1000 साल का मुगल का जो पूरा पीरियड अगर आप काउंट करते हैं तो उसको हटा के जो कि कोई भी संस्कृति, कोई भी मानव वंश का इतिहास ऐसा आइसोलेशन में, ऐसा अचानक अकेले में नहीं बनता है, उसकी एक अपनी स्टेज बाय स्टेज एक बराबर वो ऐसी कुछ होती है कहीं भी विश्व के भी। और आपके ही देश में 1000 साल का पीरियड है, कोई 1-2 दिन का नहीं है। आप उसको हटा के क्या आप 2014 से इतिहास को काउंटिंग कर रहे, जो वो कंगना रानावत बोलती है 2014 में देश आज़ाद हुआ, और 2014 के बाद यानी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आने के बाद ही भारत का इतिहास का लेखन अगर आप करना चाहते हैं तो इससे दुनिया में आपकी जगहशाही आपके अलावा और किसी की नहीं हो सकती है। बिल्कुल। फिर आप प्राचीन भारत हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति, संविधान के खिलाफ बोलते हुए लिखते हुए जब आप प्राचीनता का उल्लेख करते हो, जब आप मनुस्मृति का उल्लेख करते हो, फिर ये सब इरेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल। आप ये जब बातें एक बार नकारना शुरू करते हैं तो आपको आपकी जो नींव खड़ी है संघ की, वो पूरी हमारी प्राचीन संस्कृति, इन्हीं बातों को लेकर आप लोगों ने पूरा अपना जो कुछ है फाउंडेशन बनाया है, खड़ा किया है, और उसी में से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नथुराम गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर जैसे जो लोग हैं जिनको हम एक तरह से इनके भारत के प्रतिनिधि बोलेंगे, ये उनके आदर्श रहे हैं नमस्ते सदा वत्सल्य करते हुए, और इनको रोल मॉडल मान के जिन्होंने भारत की राजनीति का, ये तो बहुत बड़ी इस देश की एक तरह से मैं विधारकता मानूंगा कि जिस देश में बाबा साहब, जिस देश में महात्मा गांधी, जिस देश में ज्योतिबा फुले, जिस देश में कबीर, तुकाराम, क्या क्या नहीं है, वो सब परंपराओं को ये गधे टालकर ये कहाँ ले जाना चाहते।
अरे पूरी भक्ति मूवमेंट इसी पीरियड की है। बिल्कुल। जिस भक्ति मूवमेंट के ऊपर आज आपके लाखों भजन है, गाने हैं, दुनिया भर का क्या है, संगीत का जो पूरा विकास है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मीरा सब से इरेलेवेंट हो लेके, जाता है। मीरा से लेके, मीरा से कबीर लेके, तक, कबीर सब से कुछ- लेके रविदास तक से सब लेके कुछ आपका तुलसीदास तक। इरेलेवेंट हो जाता है, सब कुछ इरेलेवेंट हो जाता है। आपकी म्यूजिक की परंपरा, आपके आर्ट, आपकी कला, आपकी पूरी इनग्रेव आर्ट जिसको कोरीव काम बोलते हैं, सब कुछ इरेलेवेंट हो जाता है। तो ये जो एक तरह का जो सनकीपन जिसको बोलते हैं, जो एक मोहम्मद तुगलक नाम का शासक जो एक शासक हो गए जिसको एड़ा मोहम्मद भी बोलते, हम्म। उसने औरंगाबाद से दिल्ली से औरंगाबाद और फिर वो कॉइन जो है तुगलताबाद, वो उसके बनाने की कोशिश की थी चमड़े के, और घर घर में लोग बनाने लग गए थे। ये उस ढंग का प्रयास है कि जिस प्रयास में आप गाँव के नाम, औरंगाबाद को आप अंबाजी नगर, आप किसी जगह को दीनदयाल औरंगजेब रोड को कुछ और रोड, मुझे कोई लेना देना नहीं। ना औरंगजेब मेरा रिलेटिव था, ना कोई संभाजी मेरा कोई पंजोबा आजोबा था। लेकिन ये जो आप असल में मैं बताऊं, ये आरएसएस वालों का कॉम्प्लेक्स है। ये मुगल और एक तरह से इस्लामी फोबिया से ये बीमार लोग हैं। ये इस्लाम को 1500 साल के उसको स्पोर्टिंगली उस ढंग से नहीं ले पा रहे। इस्लाम की जो विश्व भर के कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि दूसरा मैंने वो भी सुना है कि इस्लाम का जो पूरा इस्लामी जगत का भी मामला इन्होंने इरेज किया है। हाँ। इन्होंने अमेरिकन साम्राज्यवाद का वियतनाम से लेकर दुनिया भर के जो भी उन्होंने आक्रमण किए, या गल्फ वार लीजिए, या ईरान इराक का 10 साल का युद्ध लीजिए 80 से 90 तक का, ये सब चीज़ों को निकालने की कोशिश की गई है जो इनमें था। मतलब आप कौन से बच्चों को पैदा करना चाहते हैं? एक तरफ वो जेएनयू की वाइस चांसलर गर्भ पूजा करके तो हेल्दी, यानी सिर्फ सलमान खान के जैसे या आपके सुपुत्र के जैसे बाहू वाले ज़बरदस्त, जिसको क्या बोलते शरीर, बॉडी बिल्डर, वो बनाना चाहते। इसका क्या? दुर्दैव से आरएसएस के बारे में यही प्रवाद है कि आरएसएस इज़ अ रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जैसे ऐसे खाचे के लोग बनाना चाहता है, जो सोचे नहीं, जो कुछ और पढ़े नहीं, कुछ और दुनिया जाने नहीं, कुछ देखे नहीं, और ऑर्डर ओबे करे। ये इंसान को आप इंसान न रहते हुए रोबोट बना रहे। बिल्कुल। एक बात और है कि गुजरात प्रशासन ने एक जीआर निकाला कि अब स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाए, और भगवत गीता पढ़ाने का कार्यक्रम गुजरात में शुरू हुआ। धीरे धीरे आपको अभी इसी तरह से अगर माहौल रहा तो पूरे देश भर में हम इसका विरोध नहीं करते। पर क्या सिर्फ गीता है हमारे देश के संस्कृति में? उसमें त्रिपिटक है, उसमें कुरान भी है, उसमें बाइबल भी है, उसमें सारी वो किताबें हैं जो है। फिर उनकी पढ़ाई को आप न लेते हुए सिर्फ गीता को लेना, ये एक तरफ का बायस होना। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ बोलते हुए थकते नहीं है। सेंसस तो उन्होंने की नहीं है, अधिकृत आंकड़ा तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं उन्हीं की नकल करके बोलता हूँ कि 140 करोड़। 140 करोड़ में गिन के 100 करोड़ भी हिंदू नहीं है। और बच्चे, मैं ये मोटा मोटी बोल रहा हूँ। और जो 40 करोड़ है, जो अमेरिका से ज़्यादा लोक संख्या है, जो यूरोपियन संघ से ज़्यादा लोक संख्या है, 40 करोड़ में दुनिया के कई मुल्कों की आबादी नहीं है, किसी की भी नहीं है। ये बल्क में नॉन हिंदू है। अब ये अमरजीत, क्या नाम है उसका, अमरपाल, अमरप्रीत, वो खालिस्तान, वो लड़का, हाँ, ऐसे क्यों नहीं पैदा होंगे? मैं आज इस बहाने राष्ट्रवादी आरएसएस को, देशभक्त का दावा ठोकने वाले बीजेपी को मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप ऐसे अमरपाल लाखों हजारों इस देश में पैदा करने का यही वजह है। ये जो माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, अल्पसंख्यक समुदाय की असुरक्षा। ये अल्पसंख्यक समुदाय इस मुल्क का कई मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है। इसमें बल्क में मुसलमान 30 से 35 करोड़ है। बिल्कुल। इसमें क्रिश्चियन 2 करोड़ के आसपास है,
सिख है, इस ढंग की ये आबादी को आप, भाई गीता जिसको पढ़ना है पढ़े ना। मेरे घर में 10 गीता की कॉपी पड़ी हुई है। हरे राम हरे कृष्ण वालों से लेके, रामकृष्ण मिशन वालों से लेके, लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य से लेके, विनोबा के गीता से लेके, दुनिया भर के मैं अध्ययन करने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुरान के भी मेरे पास में कम से कम 15 से 20 कॉपीज़ पड़ी होंगी। और बुद्धिज़्म का तो शायद मेरे पास पे तो एक पूरा अलमारी का सेट ही भरा हुआ है। धर्मानंद कौशाम्बी का अभी कल परसों ही शायद पुण्यतिथि या जयंती का दिन याद आ रहा। धर्मानंद कौशाम्बी के अकेले 12 या 15 किताबें मैं बल्क में लेके बैठा हूँ। तो पढ़ने के लिए तो मुझे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम जो कुछ है मुझे कोई आपत्ति नहीं, जरूर पढ़ाया जाए। लेकिन उसी गीता में कर्म विपाक सिद्धांत भी है जी, जिसको लेके बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने विद्रोह किया है। वो भी मैं बताना चाहूँगा। ओबीसी 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 अभी बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं ना राहुल गांधी के बहाने। फिर मैं वो कहना चाहूँगा कि वो कर्म विपाक का सिद्धांत इन ओबीसीओं को, इन पिछड़ों को, इन शूद्रों को, इन महिलाओं को वो बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहता है। वो बाबा साहब की भाषा में वो सुंदर इमारत 4 मंजिल की, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, बीच का बीच में, जिसको बाबा साहब ने भारत का संविधान बना के तोड़ने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की। कालाराम मंदिर से लेके, महाड़ के सत्याग्रह से लेके, मनुस्मृति जलाने से लेके, और महात्मा ज्योतिबा फुले के भी, पूना के, उनसे भी 100 साल पहले के, ये सब चीज़ों को आप वोट की राजनीति के लिए ओबीसी ओबीसी बोल रहे हैं। शिवाजी भी ओबीसी में आते थे, जिसको शूद्र बोला जाता था, इसलिए उसको राज्याभिषेक करने के लिए पूना के ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो फिर ऐसी व्यवस्था को आप मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि उसी गीता का ये श्लोक है। तो आप कौन सा, मतलब मुझे कुछ भी पढ़ाने में आपत्ति नहीं है। मैं गांधी हत्यार, मैं किताब लेके मैं अपने घर में बैठा हूँ। मेरे पास में समग्र गोलवलकर है, समग्र सावरकर है। उस दिन तो आपने देखा होगा कितनी किताब लेके आया था। हिटलर भी है, माइन काम्फ है, सब कुछ है। राइजिंग एंड फॉल्स ऑफ फैसिज्म भी है, कम्युनिज्म भी है, माओ भी है, लेनिन भी है, स्टालिन भी है। मुझे अध्ययन करने में कुछ भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर गुजरात जैसे राज्य की बात अभी आपने जब छेड़ी है, बिल्कुल, उसी गुजरात में भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ है। तब मैं विद्यार्थी था जी, मुझे याद आता है। और मैं मेडिकल का हूँ। मेडिकल की ही एमएस और एमडी को लेकर वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने विरोध किया था। और ये जो 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ देकर जो जाते हैं एफडी एमएस में, इसको क्या, ये भी अभी मैं एक किसी डॉक्टर के यहाँ गया था, आज उनकी नातिन 25 लाख पर ईयर 5 साल तक देने वाली है। 1.25 करोड़ रुपया वो बच्ची एमबीबीएस बनने के पहले वो अलग से उसका, ये खाली फीस बोल रहा मैं, वहाँ रहती होगी, उसका क्या खर्चा होता होगा वो नहीं काउंट कर रहा मैं। अकेले फीस का 25 लाख का, मुझे नहीं लग रहा कि आप 25 लाख रुपए दे के आपके बच्ची को पढ़ाने की औकात रखते। मैं तो नहीं रखता हूँ। मैं मेरे बच्चों को जब से ये पढ़ रहे थे इसी समय से बोल रहा था कि बेटा हम 1 रुपये का डोनेशन नहीं देंगे आपको पढ़ने के लिए। आपकी माँ केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, हमारे पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं है। आप अपने खुद के मेरिट से जो पढ़ना है पढ़ो, 1 रुपये का डोनेशन नहीं देंगे। और हमें अभिमान है कि हमारे बच्चे को उल्टा स्कॉलरशिप मिलती रही, फेलोशिप मिलती रही। और ये जो एनसीईआरटी की सस्ती किताबें हैं, ये खाली उनको ख़रीदने का हमको मौका मिला। और ड्रेस जो भी 50 रुपये के उस ज़माने में होते थे। मुझे अभिमान है कि हमने हमारे बच्चों के मामूली से ये खर्चे छोड़कर उनको हमने ऐसा कोई डोनेशन, ऐसा कोई, आज की तारीख में एमबीबीएस, आज की तारीख में ये क्या कर दिया आपने। सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जिस ढंग से फीस बढ़ा के रख दिया आपने, क्या क्या कर दिया है। एक सामान्य दलित लड़का, एक सामान्य आदिवासी लड़की, एक सामान्य ओबीसी, जिसका बाप बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके, वो भी कोरोना के नाम पर मजदूरी उसकी आते रहती जाते रहती है, ऐसा इन स्कूलों में भी पढ़ाने में, इन किताबों को लेने में भी बेचारा दम भूल जाता है। वो ऐसी महंगी शिक्षा, ये पूरा जो षड्यंत्र है ना इनका, ये फीस के ऊपर,
ये शिक्षा का जो स्वरूप, इसके ऊपर से ध्यान बांटने के लिए ये आपको डाल दे रहे घंटों भर से सिलेबस, आपको डाल दे रहे घंटों भर से गीता, आपको डाल दे रहे घंटों भर से राम मंदिर फलाना। अरे आपने 140 करोड़ आबादी में से अगर 40 करोड़ मध्यम वर्ग के खाते पीते लोग छोड़ दो, 100 करोड़ लोगों के ज़िंदगी मिजरेबल कर दी, उनके बच्चों को पढ़ाई आपने भविष्य की आपने मुश्किल में ला दी, फीसें बढ़ा दी, दुनिया भर का सब कुछ महंगा कर दिया, वो अब चर्चा में नहीं है। आपके अलावा मुझे अभी और एक किसी चैनल को फेस करना है, यानी अभी का, यानी वो एक तरह से अपने मिशन में कामयाब है, वो आपको हमको सबको काम में लगा दिए। 2 दिन से मैं भी सिलेबस जो कभी बच्चों का, आज से कम मेरे बच्चों का 12वीं होकर भी 15-20 साल तो हो ही गए, वो उस ज़माने की किताबें मुझे रात को 12 बजे तक बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मिली मेरे घर में। और हमारे देश भर के मित्रों को मैं कई अलग अलग चैनलों पे, वेबिनार्स में इन विषयों पे जद्दोजहद करते हुए देख रहा हूँ। यानी इस देश के वर्तमान जो समस्याएं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, अदानी का जो कुछ व्यारा न्यारा करने का मामला है, इनके अपनी खुद की संसद में इन्होंने जो दादागिरी करके पूरी संसद इन्होंने कल ऐसे ही ख़त्म करवा दी। भारत के इतिहास में का पहला संसदीय पीरियड मेरे को ऐसा दिख रहा कि जिसमें इन्होंने एक शब्द की बहस होने नहीं दी और विरोधी दलों को एक तरह से संसद में आने ही नहीं दिया, और अकेले खुद संसद ये कर करके इन्होंने चला के ख़त्म कर दी। तो ऐसे बातों को लेकर चर्चा न हो, इन बातों के ऊपर फोकस न जाए, और ऐसी बातों के ऊपर इन्होंने लोग को लगा दिया है काम में। बिल्कुल। आखिरी मुद्दे पर आते हैं हम इस चर्चा के, संपूर्ण शिक्षा के बारे में तो आपने विश्लेषण किया, फीस बढ़ाने से लेकर सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं, ऐसे एविडेंस दिए जाते हैं कि महाभारत में ये इजाद हुआ, रामायण के काल में ये विमान का इजाद हुआ, ये आधुनिक युग तो अभी बता रहा है। और इस तरह की शिक्षा के इतिहास में बदल करना, इस तरह से गीता को लाना, ये जो पूरे वैश्विक शिक्षा है, इस वैश्विक शिक्षा पे जो टेक्नोलॉजी, मेडिकल, वैज्ञानिक, इस तरह के जो शिक्षा है, उसमें भारत अब कहाँ टिकेगा? इस वैश्विक पटल पर भारत के विद्यार्थी कहाँ चैलेंज दे पाएंगे अगर शिक्षा में इस तरह से बदलाव होता रहा? जनरली मैं आजकल टीवी नहीं देखता और रामदेव वगैरह जैसे फ्रॉड बाबाओं को तो बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन गलती से एक कार्यक्रम था दीक्षा का, हजारों बच्चे बिलो 20 और बच्चियाँ ऋषिकेश में दीक्षा कार्यक्रम है, मेरे जैसे भगवे कपड़े पहने हुए थे, लड़कियाँ भी लड़के भी, और दीक्षित देने के लिए कौन गए थे हमारे नागपुर से? मोहन भागवत जी। वो सफ़ेद पजामा कुर्ते में बैठे हुए थे, और वो छोड़कर रामदेव से लेके उसका जो बालकिशन से लेके सामने वाले सब भगवे में बैठे हुए। और मैं जिंदगी में आपको कन्फेस कर रहा हूँ, पहली बार भागवत जी का भाषण मैंने पेशेंस से सुना। भागवत जी, आप कह रहे वैसे गीता से लेके दुनिया भर के धर्म ग्रंथों के श्लोकों का संदर्भ देते देते पूरा उनका जो भी 45 मिनट या 40 मिनट मैंने सुना, पेशेंस से सुना, पहली बार जिंदगी में। बिलो 20 बच्चे, मैं उन बच्चों के भी फेस बीच बीच में कैमरामैन जब देखता था तो मैं देख रहा था, मुझे दया आ रही थी। ये हजारों बच्चे जिनकी ज़िंदगी अभी और 50-60 साल बाकी है, ये क्या सुन रहे हैं और ये क्या दीक्षा लेके आगे और क्या करने वाले हैं। ये ऋषिकेश का एक जगह का, भारत के किसी कोने का, उत्तराखंड के राजधानी का सीन उदाहरण के लिए देख रहा। इनकी प्रायोरिटीज़ देखिए, और ये सब के सब बच्चे इनके घर के नहीं है। ये जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बच्चे थे, मुझे बार बार दया आ रही थी प्रीतम जी वो देखने के बाद में, क्योंकि मुझे किसी लेफ्टिस्ट मित्र ने बोला था कि खैरनार साहब, नागपुर के रेलवे स्टेशन पर नितिन गडकरी और भागवत जी को 200 दलित बिलो 30 बच्चियों को विदा करते हुए देखा था किसी कार्यक्रम या शिविर में जाने के लिए। तो इस ढंग से ये बहुजनों के, दलितों के, अलग अलग समाजों के बच्चों को पकड़ के उनको तथाकथित हिंदुत्व का एहसास दिला के, उनको गर्व से कि हम हिंदू या ऐसा करके, ये जो कारखाने इन्होंने अभी जो शुरू किए, जो आपने गणपति की बात की, जो आपने पुष्पक विमान की बात की, वो जो आपने इस ढंग की बात की, जो कि आज की ड्रोन की तारीख में, एक तरफ आज न्यूज़ है कि भारत के एरोनॉटिकल इन्होंने ड्रोन में फलानी क्रांति की। ये एक ऐसे परस्पर विरोधी डायलेमा में जी रहे हैं संघ परिवार के लोग
जो न विज्ञान को वो प्रॉपर ढंग से एक्सेप्ट कर पा रहे, न पुरानी जो भी कुछ उनके अपनी ये है, ये इस ढंग का कॉकटेल कर करके ये पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। और इसी पीढ़ी में से वो प्रज्ञा सिंह, इसी पीढ़ी में से कोई इस ढंग के बावले जो पैदा होते हैं, जो कोई दाभोलकर को मारने जा रहा, कोई पानसरे को मारने जा रहा, कोई कलबुर्गी और गौरी को मार रहा है। ये जो इस ढंग के जो एक रोबोट टाइप के जो लोग ये तैयार कर रहे हैं, असली कारखाना इनका है। ये जो इन्होंने रोल मॉडल आज से 100 साल पहले जो अपनाया और ये लेकर इन्होंने जो शुरुआत की, जिसके प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी भी है, जिसके प्रोडक्ट अमित शाह भी है कि नरेंद्र मोदी जी है, जिसके प्रोडक्ट इनके अजीत डोभाल से लेके दुनिया भर के जो भी सो कॉल्ड पदों पे बैठे हुए लोग हैं, ये विनायक दामोदर सावरकर है, ये सोमनाथ चटर्जी के पिताजी है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये इस ढंग के लोग अपनी शाखाओं में ये ले लेकर इन्होंने एक तरह से आज की तारीख में आने वाले 2 साल में इनको 100 साल होने जा रहे, ये इस ढंग से हमारे सिलेबस में से महात्मा गांधी, गुजरात रॉयट नरेंद्र मोदी जी के या आरएसएस के या संघ परिवार के या बीजेपी की ज़िंदगी का ऐसा धब्बा है काला, जो गांधी हत्या के बाद बाबरी मस्जिद और गुजरात रॉयट, ये ऐसे कुछ इनके जीवन के पाप है, ऐसे कुछ इतिहास में किए हुए इनके गुनाह हैं, जिनको इनको कल आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ेगा। उससे मुकरने के लिए ये सब शायद व्यवस्था कर रहे हैं। नूरेनबर्ग के कोर्ट में जैसे इनको भले ही मर गए थे, एक को लोगों ने पेड़ पे लटका दिया था, एक ने गोली लगा ली थी, लेकिन तो भी केस चली इंटरनेशनल कोर्ट में और प्रोसिक्यूशन हुआ है। इस ढंग से इन लोगों को ये इतिहास का कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दे, 2 दिन की बात है। आने वाले दिनों में कोई ज़रूरी नहीं कि यही सत्ता में रहेंगे, लेकिन इतिहास के साथ का खिलवाड़ करने का इनका जो एक हास्यास्पद कोशिश चल रही है, जिसमें से ये अगर गांधी जी को इरेज कर दे रहे, कल जाके बाबा साहब को भी निकालेंगे, फुले को भी कुछ ऑलरेडी बोल चुके हैं वो फुले के बारे में उल्टा पुल्टा। फिर इनको संतों को भी बोलना पड़ेगा, जिन संतों ने सुधार मूवमेंट किए, जिन संतों ने जाति व्यवस्था से लेकर दुनिया भर के बहुत बड़ी एक तरह के सामाजिक क्रांति की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें जो है, इनको अगर असल में इनको कंसिस्टेंसी से सोचने की आदत नहीं है, ये ऐसे कंपार्टमेंट में सोचने का शाखा में जो उनका जो एक ट्रेनिंग का जो पार्ट है, ये उसके विक्टिम है। एक रेजिमेंटेशन का इनका वो सब होने के कारण आज इस ढंग के उल्टे पुल्टे निर्णय इतिहास के साथ, समाजशास्त्र के साथ। देखा ना आपने, कोई एक नमूना आया था, वो जाति व्यवस्था का महिमा मंडन कर रहा था और वो भारत के सोशियोलॉजी के उसका वो चेयरमैन बना था। एक राजपूत नाम का एक नमूना आया था, इसी एनसीईआरटी का चेयरमैन बन के, उसने भी ये शुरुआत आज नहीं है, ये शुरुआत इन्होंने 1996-99 में जब अटल बिहारी जब पहली बार आए थे, उन्होंने भी कोशिश की है, संविधान को छेड़ने की कोशिश की है। इसी नागपुर के घराटे वकील को लेकर उन्होंने संविधान रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, वो अभी बांध के पड़ा हुआ है गठरी में। तो संविधान इनकी आंखों की किरकिरी है, ये सब चीज़ें इनकी आंखों की किरकिरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये किस किस को बदलेंगे। ये जो पूरा जाति व्यवस्था के खिलाफ का जो पूरा लड़ाई का जो पूरा इतना बड़ा, आखिरी बात, भारत के आज़ादी के बाद के जन आंदोलनों को भी हटाने का काम किया है। भारत की आज़ादी मिल गई तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने भी खुद कहा कि अब तो सही काम तो आप आगे का है, अब तो संविधान बन गए, इसका मतलब सब कुछ नहीं, अब तो इसको अमल में कैसे लाते हैं इस पर है। तो ये जो बीच का जो समय है, जिसमें जेपी आंदोलन है, जिसमें गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन है, जिसमें दलित आंदोलन है 70 के दशक का, जिसमें मैं भी शामिल था, दलित पैंथर से लेकर दुनिया भर के, नर्मदा बचाव आंदोलन है, पर्यावरण के आंदोलन है, चिपको बचाव आंदोलन है, हिमालय को लेकर जिस जोशीमठ को आज विलुप्त होने की नौबत आ पड़ी, हम बोले उस दिन आपके यहाँ पर आकर। बिल्कुल, इस देश के ऐसे कई महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल आंदोलन है विकास की अवधारणा को लेके, उन सबको ये लोग एक तरह से लोगों की स्मृति से हटाना चाहते, क्योंकि ये खुद एक ऐसे बावले लोग हैं कि जिनको एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं, विकास की अवधारणा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं, आर्थिक बारे में कोई स्पष्टता नहीं, सामाजिक विषमता समता के बारे में कुछ नहीं। तो ऐसे
ब्लंट लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर चले जाने के कारण आज ये लोग ये सब चीज़ों को पाठ्यक्रमों से हटा के, लेकिन इतिहास या वास्तव या भूगोल या समाजशास्त्र नहीं बदल सकता है। आप पाठ्यक्रम से हटा सकते और एक ऐसे बच्चों की ऐसी पीढ़ी को आप निर्माण करना चाहते जो एक तरह की इग्नोरेंट पीढ़ी रहेगी, जिसको कल कहीं भी विश्व के कोने में अगर जाएगा तो उसको जब पूछा जाएगा, जो कि निग्रो का भी इतिहास है, जो कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का भी इतिहास है, जो कि विश्व भर के हर तरह की बातों का, अगर इतिहास के साथ का खिलवाड़, ये एक तरह से मानव हमारा जो इवोल्यूशन की जो थियरी है, मानव विकास का जो चरण है, उसमें हस्तक्षेप करने की बात है जो सर्वस्व गलत है। इससे हमारे देश का जिस विकास की ये बात कर रहे, फिर वो विकास कौन सा विकास है वो उन्हीं को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर वो विकास कौन सा विकास है उन्हीं को पूछना पड़ेगा। वो विनाश है। बिल्कुल, विकास नहीं विनाश है। जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, 1000 साल का इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वो इमारतें जो आज दिख रही है, वो चाहे वो लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे फतेहपुर सीकरी का दरवाजा हो, चाहे फिर सम्राट अशोक ने बनाया हुआ बौद्ध विहार हो, सांची का स्तूप है, इस तरह से अगर इतिहास को मिटाया जाएगा तो इन प्रतीकों को कैसे मिटा पाएंगे। और जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे थे बात कि एक विशिष्ट विचारधारा को सोचने वाला, एक विशिष्ट, जैसे कि घोड़ा जो टांगे को बांधा जाता है, उसके दोनों आंखों में जिस तरह से इस तरह से बंद किया जाता है ताकि वो ना राइट में देख सके ना लेफ्ट में देख सके, वो सीधा देख सके। ये विद्यार्थियों को ऐसा दिखाना चाहते हैं, जो मार्ग ये दिखाना चाहते हैं विद्यार्थी वही देखे, फिर वो विज्ञान से दूर हो जाएंगे, वो समाजशास्त्र से दूर हो जाएंगे, वो राजकीय जो आवरण है उससे दूर हो जाएंगे। और इसका बड़ा खामियाजा इस देश को, इस देश के विकास को, विज्ञान को, संस्कृति को और इतिहास को भोगना पड़ेगा। सावध होने की बात है। डॉक्टर साहब, आपने देश की जनता को आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से सावध किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, ये समस्त राष्ट्र को आरएसएस की शाखा में परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसको अभी 100 साल होने जा रहे 2 साल में। और इसलिए आरएसएस की शाखा में जैसा मुस्लिम द्वेष, आरएसएस की शाखा में बादशाहों के खिलाफ, आरएसएस की शाखा में दलितों के, महिलाओं के खिलाफ, ये उसी ढंग से ये सब चीज़ों से हटा कर ये अभी शाखा के अलावा हमारे एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में, हमारे पाठ्यक्रम में, सब में हस्तक्षेप करके संपूर्ण देश को शाखा में कन्वर्ट करने का ये इनका अंतिम प्रयास है, जो सक्सेस नहीं होगा, ये हम ऐलान करके रहते हैं। बिल्कुल, जो सक्सेस नहीं होगा, ये देश है विविध परंपराओं से भरा, विविध संस्कृतियों से भरा, विविध धार्मिक परंपराओं से भरा, पंथों से भरा, और ये बिल्कुल विचलित नहीं होगा, चाहे इतिहास को कितना भी छेड़छाड़ किया जाए। जो इतिहास है वो इतिहास ही रहेगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।